हिंदी कहानियाँ। रतनपुर सावर नदी के किनारे बसा एक वैभवशाली गांव था, जहां लोगों के हवेली और बाग बगीचे हुआ करते थे। पर उस हवेली नुमा घरों के बीच सोमनगर नाम का एक मोहल्ला बसा था, जिसमें लोग ना तो पढ़े लिखे थे और ना ही उनके पास पैसे थे। रघु, आज घर में एक मुट्ठी अनाज नहीं है। बच्चे घर आते ही होंगे, उन्हें खाने को क्या दूं? जा ही रहा था सरपंच के घर। कल के उत्सव का कुछ बचा हो तो ले आऊंगा। यही तो नियति है। किसी के यहाँ इतना है कि वो फेंकने पर लगे और किसी को एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं। शारदा, हम जैसे गरीबों का यही हाल है। आज खाएंगे तो कल का सोचेंगे। इतना वैभवशाली गांव है, पर हमारे मोहल्ले में फिर भी गरीबी ही है। अभी तो फिर भी किसी तरह चल रहा है। फिक्र तो उस समय की है जब बारिश शुरू होगी, तब क्या करेंगे? बात तो तुम सही कह रही। एक बार बारिश शुरू हो गई तो बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। एक तो इस गांव में वैसे भी इतनी बारिश होती है मानो कहर की बरसात हो। वही तो। अच्छा, क्यों ना हम इस बारिश पहले से ही खाने पीने और कुछ ज़रूरी चीज़ों का इंतज़ाम कर लें, ताकि बरसात का पूरा महीना बाहर जाकर काम करने की दिक्कत नहीं होगी। ये अच्छा तरीका है। हाँ, तो मैं अभी से ही जुट जाता हूँ और बरसात भर के लिए कुछ इकट्ठा कर लेता हूँ। इसी तरह बातें करते हुए रघु, जो सरपंच के पास मजदूरी करता था, अपने काम पर निकल जाता है। सोमननगर मोहल्ले के सब लोग आपस में एक परिवार के समान मिलजुल कर प्यार से रहते थे, और यही कारण है कि इतनी गरीबी में भी उनका समय ठीक कट रहा था। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है तेरी। जेब में 1 रुपया नहीं, खाने को 1 दाना अन्न नहीं, और अब बरसात में कैसे होगा सब? परेशान रघु अपनी ही सोच में चला जा रहा था कि रास्ते में उसके कुछ दोस्त मिल गए। रघु, ओ रघु! अपनी ही धुन में कहां चले जा रहे हो भाई? रघु उदास मन से कहता है। कहीं नहीं, बस। क्या बात है बेटा, कोई परेशानी है तो बताओ। रघु नम आंखों से बोलता है। काका, आज अपने जीवन में मैं सबसे मुश्किल हालत में हूं। बच्चे घर पर भूखे हैं और अन्न का एक दाना नहीं है। सरपंच के पास जा रहा, कुछ मदद कर दें तो। बेटा, मैं इस मोहल्ले का सबसे वृद्ध हूं। पूरा गांव मुझे पिता समान मानता है। कम से कम इसी हक से तुम मेरे पास आते। मेरे बच्चे भूखे हों तो मैं पेट भर खाना कैसे खा सकता हूं? काका, मैं आपसे कैसे मदद ले सकता हूं? आपके बेटे के शहर बसने के बाद आप मुश्किल से अपना और काकी का भोजन भर कमाते हो। उम्र के इस पड़ाव पर मुझे आपकी मदद करने को आगे आना चाहिए, और मैं बस, अब और कुछ नहीं सुनना है मुझे। चलो मेरे साथ। काका रघु को लेकर अपने घर आते हैं। सुनती हो? जी आई। अरे रघु आया है। आओ बेटा, अंदर आओ। धीर की अम्मा, घर में खाने का कुछ है? जी, अभी ही खिचड़ी बनाई है, आओ गरम गरम खा लो। हाँ, मैं तो खा लूंगा, पर एक काम करो, थोड़ी खिचड़ी रघु के परिवार के लिए भी दे दो। नहीं काकी, वो। रघु काका की तरफ देखता है पर कुछ बोलता नहीं, पर उसकी नम आंखें ये साफ कह रही थीं कि उसकी नजरों में काका काकी के लिए कितना सम्मान है। रघु खूब मेहनत करता। वो दिन में अपना काम करके रात में गांव के बाहर एक फैक्ट्री में भी काम करने को चला जाता। शारदा, ओ शारदा, मैं जा रहा। आज फिर से देरी से ही आओगे? फैक्ट्री का काम खत्म होते होते लगभग भोर हो ही जाएगी। और उसके बाद फिर सरपंच के घर अपनी नौकरी पर चले जाओगे।
कितना काम करते हो तुम। इतनी मेहनत, न सोने की फुर्सत न खाने का वक्त। तुम्हारी सेहत। अरे ये मेहनत ही तो हम गरीबों का इकलौता हथियार है। अब हम अमीरों की तरह ठंडे कमरे में बैठे नहीं रह सकते ना। हमारे नसीब में तो गर्मी की धूप, बरसात का पानी और जाड़े की ठंडी ही है। तुम फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। इतना बोलते हुए रघु शाम ढले फैक्ट्री की ओर चला जाता है। समय बीतता जाता है। रघु और शारदा ने बरसात की तैयारी शुरू कर दी। रघु रोज पैसे लाकर शारदा को दिया करता और शारदा उन पैसों में से बचा बचाकर अपने पास रख लिया करती। कभी कभी रघु कुछ आलू प्याज आटा आदि भी लाकर रख देता। और देखते देखते वो समय भी आ गया, बरसात का समय। तेज बिजली और गरगराते बादलों के बीच आंधी और बारिश। सब अपने अपने घरों में भागते हैं। रघु भी तेजी से अपने घर की तरह जा रहा था कि इतने भारी बारिश के कारण एक सड़क दुर्घटना हो जाती है और रघु उसमें बहुत घायल हो जाता है। एक भले व्यक्ति ने उसको अस्पताल पहुंचा दिया। इधर मोहल्ले का एक व्यक्ति बिरजू दौड़ता हुआ शारदा के पास आता है। भाभी, ओ भाभी, भाभी, जल्दी चलो। कहाँ बिरजू भैया, क्या बात हो गई? वो भाभी, रघु का एक्सीडेंट हो गया है, हालत बहुत खराब है, अस्पताल में भर्ती है, जल्दी चलो। नहीं। इतना सुनते शारदा के पैरों तले से मानो जमीन ही खिसक गई हो। भागते हुए दोनों अस्पताल पहुंचते हैं। वहां रघु को बेहोश देख शारदा बहुत घबराती है कि इतने में डॉक्टर वहां आते हैं। डॉक्टर साहब, ये होश में कब तक आएंगे? चोट ज्यादा है, आराम के लिए इन्हें नींद की सुई लगाई गई है। घबराइए मत, घर ले जाइए। बस इनकी दवाई और खाने पीने का ख्याल रखिए। इनको अभी अपने हाथ ज्यादा नहीं हिलाने हैं। और हाँ, इनको खाने में दूध, फल और हरी सब्जियां दीजिए, उससे ही सुधार होगा। सब रघु को लेकर घर आते हैं। शारदा बाजार से हरी सब्जियां, फल, दूध सब ले आती है। रघु चिंता में बिस्तर पर लेटा था। उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे जो शारदा को नजर आ जाता है। क्या बात हो गई? कोई परेशानी है? परेशानी तो मैं बन गया शारदा तुम सबके लिए। जो पैसे मैंने अपने बच्चों के लिए इस बरसात के लिए इकट्ठा किया था, वो सब मेरे ऊपर ही खर्च हो रहे हैं। तुम चिंता क्यों करते हो? हमारे बच्चे बहुत समझदार हैं। उनको पता है कि आज उनके पिता ने उनके लिए कितना कष्ट सहा है। आप ठीक हो जाएं बस, अभी सबसे जरूरी वही है। इसी बीच उनके दोनों बच्चे वहां आते हैं। पिताजी, आप कब ठीक होंगे? हाँ पिताजी, आप कब ठीक होंगे? आप तो कह रहे थे कि बारिश में हम सब मिलकर बहुत मजे करेंगे। बेटा, तुम्हारे पिताजी जल्द ही ठीक हो जाएंगे, तुम दोनों फिक्र मत करो। बेटा, हम जैसे गरीबों को सपने देखने का हक ही नहीं है। ऐसे क्यों बोलते रहो? नहीं, मुझे बोलने दो। हम जैसे लोग आज खाएंगे कल के लिए सोचेंगे, और इसी में हम अपनी पूरी जिंदगी बिताते हैं। गरीबी में एक तो हम खुद सपने देखने की हिम्मत नहीं करते, और अगर कभी थोड़ी हिम्मत दिखाते हैं तो क्या बड़ा मांगा था मैंने। यही ना कि बरसात की कहर से मेरा परिवार बचे, मेरे बच्चे भूखे ना रहे, और भगवान को वो भी मंजूर नहीं रहा। देखो मुझे किस हालत में ला खड़ा कर दिया उन्होंने। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, एक दिन हम भी बहुत अमीर हो जाएंगे, हमारे पास भी खूब पैसे होंगे। इस बारिश की कहर में भी मोहल्ले के सब लोग एक दूसरे से कम एक बार मिलने का जुगाड़ कर ही लिया करते थे। फिलहाल रघु का घर ही सबके मिलने का ठिकाना बना हुआ था। शारदा सबके लिए चाय बनाकर लाती है। बेटा, अभी तबीयत कैसी है? बस चल रहा काका, दर्द काफी कम है।
रघु भैया जल्दी ठीक हो जाइए। हाँ, क्योंकि जब तक ठीक नहीं होते तब तक हम आपके घर ही आते रहेंगे। हाँ। और भाभी को सबके लिए चाय की परेशानी होती रहेगी। इसी तरह हंसते बोलते सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं। समय अपनी गति से बीतता चला जाता है। रघु कुछ ठीक हो चुका है और घर में जमा अनाज और पैसे भी अब खत्म हो चुके थे। आज पूरे 12 दिनों बाद आज धूप की किरणें देखने को मिली। सब लोग जल्दी जल्दी अपने काम को निकल रहे। रघु भी पहले फैक्ट्री जाता है, वहां मैनेजर उसको काम करने को मना कर देता है। रघु, मैंने तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में सुना। अब कैसे हो? जी, मैं अब बिल्कुल ठीक हूं साहब। अब मैं काम करने के लिए भी बिल्कुल तैयार हूं, पर हम अब तुमसे काम करवाने को तैयार नहीं। क्या? क्यों साहब? मैं तो बस कोई सफाई नहीं। तुम्हारे सेहत को देखते हुए हम तुमसे काम नहीं करा सकते। ये कुछ पैसे हैं, तुम इसको रखो और अपना ख्याल रखो। हे भगवान, एक काम कितनी मुश्किल से मिला और वो भी हाथ से चल गया। अब फिर से मैं उसी जगह पर खड़ा हूं जहां से मुझे 2 वक्त की रोटी के लिए भी सोचना पड़ता था। खैर, अब तो आखिरी उम्मीद सरपंच साहब ही हैं। नमस्कार सरपंच साहब। आओ आओ रघु, कैसी है तबीयत अब तुम्हारी? जी, अब ठीक है। चलो, बढ़िया है। भाई, मुझे तो चिंता हो गई थी कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो पीछे पूरे परिवार को कौन देखेगा। चलो, सरपंच साहब तो मेरी मजबूरी और परिस्थिति सब अच्छे से समझ रहे हैं। क्या भाई, यहाँ खरे खरे क्या सोच रहे? सरपंच जी, वो मैं आज से काम करने के लिए। रघु, बात ऐसी है कि देख भाई, तुम तो चोट खाकर बिस्तर पर थे। अब मैं तो अपना काम नहीं रोक सकता ना, तो मैंने किसी और को तुम्हारी जगह काम पर रख लिया है। क्या? पर अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूं। अब आप मुझे काम पर रख लीजिए। ये क्या बोल रहे भाई? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? किसी को ऐसे रातों रात काम से निकाल कर किसी के पेट पर लात तो नहीं मार सकता ना। अभी एक काम करो, ये कुछ पैसे रखो और कुछ नया काम देखो और अब जाओ। सब पर अरे भाई, अब जाओ और काम है इधर। रघु पूरी तरह परेशान हो चुका था। उसे आगे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इतने में आकाश में बादल घिर आए। अरे रघु भैया, जल्दी घर जाइए, बहुत जोर की बारिश आने वाली है। लगता है ये बरसात सब तबाह कर देगा। रघु घर चला जाता है। घर पर फैक्ट्री और सरपंच से मिले पैसे निकालकर शारदा को दे देता है। अरे, इतने पैसे? हाँ, वो फैक्ट्री में मिले और कुछ सरपंच ने दिए। अरे वाह, देखा मेहनती लोगों की कितनी कदर होती है सबको। कुछ दिन नहीं गए तो उनको भी पता चला होगा। शारदा को कुछ भी बताने की हिम्मत नहीं कर पाता है और खाना खाकर सोने चला जाता है। शारदा को यह देखकर थोड़ा अजीब लगता है, पर वह मन में सोचती है, शायद आज बहुत दिनों बाद काम पर गए, इसीलिए इतना थक गए होंगे। पूरे गांव में बरसात की कहर थी। लोग अपने घरों में बंद थे। देख रहे हैं ना कितनी बारिश हो रही है। अच्छा, तुम्हें ये बारिश देखकर डर सा नहीं लग रहा? ऐसा लग रहा मानो ये बारिश सब ले डूबेगी। रघु पूरे दिन की सारी बातों से परेशान अपनी ही सोच में खोया हुआ था। हे भगवान, अब आगे क्या होगा? शायद ही इससे बुरा कुछ हो सकता था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब मेरे परिवार का क्या होगा? क्या बात है, सो गए क्या? नहीं, बस सोच रहा था। क्या? नहीं, कुछ नहीं। सो जाओ, रात काफी हो गई है। हाँ, और कल से तुम्हें भी तो काम पर जाना होगा ना। रात का अंधेरा है। काले बादलों से आसमान घिरा है।
और बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। पूरा गांव अपने अपने घरों के अंदर सो रहे। इधर रघु की आंखों से मानो नींद उड़ सी गई हो। वो अपने परिवार का भविष्य के बारे में सोच सोचकर परेशान हो रहा होता है। सबको सोता देख रघु घर से निकल जाता है। हे भगवान, मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा। ये सब क्या हो रहा मेरे साथ? कल सवेरे जब शारदा उठकर मुझसे काम पर जाने को बोलेगी तो उसको मैं क्या जवाब दूंगा? क्या बोलूंगा उसको कि अब मैं अपने परिवार के लिए नहीं कमा सकता? अब तो बस एक ही उपाय है कि मैं अपना जीवन दे दूं। इस बारिश में मेरे परिवार से दुखों को धो दे भगवान। तुम्हारे बिना घर के दुख कैसे खत्म होगा रघु? तुम क्या करने जा रहे थे रघु? शारदा, मैं और क्या करूं? जिन 2 जगहों से मेरा घर चल रहा था, मेरे बच्चे 2 वक्त का खाना खा पा रहे थे, वो अब मुझसे छिन गया। मैं अपने परिवार को कुछ भी नहीं दे सकता। मुझे जीने का हक नहीं है। ऐसा मत बोलो जी, मत बोलो। तुम हो तो सब है, तुमसे ही मैं और हमारे बच्चों की दुनिया सजती है। तुम हम सबको छोड़कर जाना चाहते हो? जरा सोच कर तो देखो, जब रोहिणी और रोहित मुझसे पूछेंगे कि उनके पिताजी कहाँ हैं, क्या जवाब दूंगी उन्हें मैं? जब मैं अकेले गांव भर में दर दर की ठोकरें खाती फिरूंगी, जब बच्चों को कुछ चाहिए होगा तो उनके पास तो ये उम्मीद भी नहीं बचेगी कि उनके पिताजी एक दिन उन्हें वो सब दिलवाएंगे। क्या ये सब देखकर तुम खुश रहोगे? और मैं क्या करूं मैं? सबसे पहले तो घर चलो। मुझे इस बारिश से वैसे भी डर लग रहा, मानो ये सब तबाह करके ही मानेगी। और अगर आज मैं नहीं आती तो सच में मेरी पूरी दुनिया तबाह हो जाती। दोनों उस तेज बारिश में घर आते हैं। अपने भविष्य को लेकर भी मन ही मन परेशान होती है, पर फिर भी वो रघु को दिलासा देती है, जिससे उसको भी थोड़ी तसल्ली हो जाती है और दोनों सो जाते हैं। 4 दिनों की लगातार बारिश में पूरा गांव डूब चुका था। लोग अपने अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। वैसे में भी रघु रोज अपने लिए काम की तलाश में जगह जगह जाता। सुनो, मैं सोचती हूँ कि जब तक तुम्हें काम नहीं मिल जाता, मैं लोगों के घर जाकर काम करूं। नहीं, बिल्कुल नहीं शारदा। तुमसे मेरी शादी हुई है, तुम्हारे लिए सोचना मेरी जिम्मेदारी है। मेरे होते हुए तुम दूसरों के घरों के झाड़ू बर्तन करो, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। पर घर चलाने के लिए कुछ तो करना ही होगा ना। कब तक बच्चों को नून रोटी खिला सकते हैं? उनकी सेहत का सोचकर डर लगता है। सुनो, क्यों ना जो पैसे सरपंच और फैक्ट्री वालों ने दिया है उससे एक गाय ले लें, उसका थोड़ा दूध बच्चों के लिए रख लेंगे और बाकी बेच दिया करेंगे। ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, दोनों खुशी से एक गाय घर ले आते हैं। शारदा गाय दोहन करती है और रघु गाय की देखभाल के साथ साथ लोगों को घर घर दूध पहुंचाया करता। बरसात की मुसीबतें तो कम नहीं हो रही थी, पर शारदा और रघु मिलकर उससे भी निपट ही रहे थे। शारदा, जल्दी एक प्लास्टिक लाओ, गाय माता भीग रही है। क्या सोचते हो? नहीं, बस मैं ही सोच रहा कि गाय के लिए हमें एक छोटी सी छज्जी बना देनी चाहिए। ऐसे तो वो बारिश में भीगकर बीमार हो जाएगी। नहीं, सही कह रहे। ये हमारी लक्ष्मी है, इसके लिए एक छत बनाते हैं। इस बारिश में रघु घर घर दूध देने जाता है। चीनी लेकर वो सेठ के घर जाता। सेठ जी, ओ सेठ जी। अरे रघु भैया, इतनी बारिश में भी आए आप? हाँ भाभी, अब बरसात में बच्चे दूध तो नहीं छोड़ सकते ना, और बारिश में चाय का मजा भी अलग है। तो भाई अभी हमारे घर ये मजा खत्म हो चुका है। जी, मतलब भाई हमारे यहाँ चीनी ही खत्म है। अब बच्चे खीर कर रहे और मैं चाय पर बन नहीं सकती।
इतनी बारिश में अब कहाँ जाऊं चीनी लेने? अरे सेठ जी, बच्चों का इतना मन है तो मैं चीनी ले आता हूँ। नहीं नहीं, तुम कहाँ इस बरसात में परेशान होगे, और दुकानें भी तो सब बंद हैं। अरे नहीं सेठ जी, मैं वैसे भी अभी दूध देने मुरली दुकान वाले के घर जाने वाला हूँ, तो वहाँ से चीनी लेते हुए आपको देता जाऊंगा। ऐसा क्या? देख लो भाई। इस बारिश में रघु घर घर दूध देने जाता है। चीनी लेकर वो सेठ के घर जाता है। वाह भाई, आज तुमने तो मेरी इतनी मदद कर दी, मैं क्या बोलूं तुमको। ये लो। ये क्या सेठ जी, चीनी 12 रुपए की थी, बस आपने गलती से 20 दे दिए। गलती नहीं करता मैं पैसों के मामले में, बाकी के पैसे तुम्हारी मेहनत के है भाई। अगर एक बार बस थोड़ी सी मेहनत में मुझे इतने पैसे मिल रहे हैं, तो क्यों ना मैं दूध देने के साथ साथ सामान पहुंचाने का काम भी करने लगूं। हाँ, ये अच्छा है, पर ये बात मैं शारदा को बता दूंगा तो मुझे रोकेगी। इतनी बारिश में एक तो वो दूध पहुंचाने के लिए मना करती है, उस पर भी मैं उसको बोलूंगा कि मैं घर घर नहीं, उसको तबीयत की वैसी बहुत फिक्र रहती है, उसको नहीं बताता हूँ। शारदा, मैं तुमको एक बात बताना चाहता हूँ। रघु, तुमने मुझे ये बात पहले बताई होती तो मैं कभी भी तुम्हें ये नहीं करने देती। पता था, इसीलिए तो तुमसे छुपा है। अच्छा सुनो, अब हमारे पास इतने पैसे हो गए हैं तो क्यों ना हम अपने घर के आगे जमीन का एक छोटा टुकड़ा खरीद लें, दूध के साथ साथ खेती भी हो जाएगी। रघु को बात पसंद आती है। वो दोनों पैसे जोड़कर जमीन का एक टुकड़ा खरीद लेते हैं। अब शारदा गाय का ख्याल रखती और रघु जमीन पर खेती करता। धीरे धीरे बरसात भी खत्म हो जाती और रघु और शारदा के जीवन से दुखों की बदरी भी छट जाती है। गरीब किसान गिरधर की 2 बेटियां थीं, किरण और गौरी। गौरी सुंदर और पढ़ी लिखी थी, जिस कारण उसका विवाह एक धनी व्यक्ति से होती है, जबकि बड़ी बहन किरण के कम पढ़े लिखे होने के कारण एक गरीब मजदूर लखन के साथ हो जाती है। दोनों बहनों का ससुराल एक ही गांव के 2 किनारों पर बसा होता है, पर क्योंकि गौरी का ससुराल अमीर होता है, उसे इस बात का अत्यंत घमंड हो जाता है और अपनी बहन किरण की गरीबी के कारण वो उससे कोई ताल्लुक नहीं रखती। वहीं दूसरी तरफ किरण अपने गरीब ससुराल में भी अपने पति के साथ प्रेम और संतुष्टि से अपना जीवन जी रही होती है। भाग्यवान, ओ भाग्यवान, अरे किधर हो भाई? बाप रे, क्या बात है जी? रसोई में कुछ काम समेट रही थी, बोलिए क्या बात है? अरे बात क्या होगी, काम पर जा रहा। तो आज मुझे भी साथ ले जा रहे? अरे नहीं नहीं, दरअसल सच कहूँ भाग्यवान, तुम्हारा चेहरा देखकर जब भी घर से निकलता हूँ तो पूरा दिन बहुत अच्छा बीतता है। तुम मेरी भाग्य लक्ष्मी हो। क्या कुछ भी बोलते हो? तुम्हारे साथ जो भी कुछ अच्छा होता है वो सब तुम्हारी मेहनत का ही परिणाम है। मेरी तो भगवान से बस यही विनती रहती है कि हमारे घर पर उनका आशीर्वाद बने और आपके काम पर भी उनका साथ मिले। अच्छा चलो, मैं अब चलता हूँ। जी। अच्छा सुनो, शाम को जल्दी घर आना, सुना है मौसम खराब होने वाला है। उधर आपको देर होती है और यहाँ मेरी चिंता बढ़ती चली जाती है। अच्छा, अभी जाता हूँ। ऐसी ही गरीबी में भी किरण और लखन के प्रेम से उनका घर और उनका जीवन दोनों बहुत सुंदर होता है। अरे गौरी, रुक तो सही, कहाँ इतनी जल्दी में है? क्या है दीदी, जल्दी जाना है, शाम को सेठ जी के साथ शहर जाने की तैयारी करनी है। ये कीचड़ में खड़ी होकर बातें करने का समय नहीं है मेरे पास। थोड़ी देर रुक जाती तो क्या हो जाता। आज माँ की बहुत याद आ रही थी, सोचा कि घर जाकर उनसे मिल ले, साथ बैठकर गप्पे मारेंगी, पुराने दिन याद करेंगे। तू भी चलना। अरे नहीं नहीं दीदी, तुम्हारा क्या है, उड़ाती हो और कहीं भी चल पड़ती हो, पर मैं तो खूब सारे तोहफे लिए बिना कहीं नहीं जाती। और वैसे भी मेरा आज इतना सुंदर है कि बीता हुआ समय मुझे याद करने की जरूरत नहीं। तुम जाओ। अरे चलना छोटी, तुझे याद नहीं आता क्या वो आंगन?
जहाँ कभी हम दोनों साथ रहा करते थे। आज समय बदला है, पर वो आंगन तो आज भी हमारा है। वहां आज भी हमारे माँ पिताजी रहते हैं। एक बार तो चल, सब साथ में थोड़ा समय बिताएंगे। अच्छा, समय होगा तब चलेंगे। वैसे तुमने सुना, मेरे पति ने तुम्हारे घर के पास वाला जो बगीचा है वो खरीद लिया है। अरे वाह, बधाई हो बहन, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात तो है, पर दीदी तुम तो कभी मुझे ये मौका ही नहीं देती कि मैं भी कभी तुम्हें बधाई दूं। शादी के बाद तूने आज तक कुछ भी नहीं खरीदा ना। मैं तो 5-6 दिनों से ज्यादा कोई नई चीज लिए बिना रह ही नहीं पाती। कभी कोठी, कभी बगीचा, कभी गहने, पर एक तू है। वैसे कर भी क्या सकती है तू? अब कुछ लेने के लिए पैसे भी तो होने चाहिए ना। और तेरे घर में तो 2 पल का भोजन भी मुश्किल से बनता है। ऐसी बात नहीं है गौरी, मेरे पति लखन भी खूब मेहनत करते हैं। मेरी खुशी उनके जीवन में सबसे ऊपर है। मेरी एक मुस्कान के लिए वो कुछ भी कर सकते। देख दीदी, बुरा मत मानना, पर मेहनत तो गधे भी करते हैं, पर शेर की मेहनत कुछ अलग ही होती है। खैर, मैं चलती हूँ, बहुत काम है। अरे ओ लखन, आज तो बड़ी देर कर दी भाई। क्या आज सेठ जी ने ज्यादा काम ले लिया या फिर पगार में 2 आने फालतू मिल गए? अरे काका, काम तो काम है, मेहनत का पसीना सूखेगा तो ही रोटी पकेगी। आज पत्थर ढोते ढोते कमर टेढ़ी हो गई है। अरे लखन, तू तो बड़ा खुश नसीब है। घर पहुंचते ही किरण भाभी की मीठी बातें जो सुनने को मिलेंगी। और आज तो भाभी कुछ खास ही खाना बना रही, खुशबू भी लाजवाब आ रही। हाँ तो चल, तू भी खा ले। अरे नहीं, आज तो भाभी घर से निकाल ही नहीं रही। आप लोगों की बातें भी ना। चलो, अब बहुत रात हो गई है, घर पर किरण इंतजार कर रही होगी। लो, आ गए आप। आज तो बहुत देर कर दी। खाना ठंडा हो गया है, मैंने ढक कर रखा था। हाँ किरण, आज काम जरा खींच गया था, लेकिन घर की दहलीज पार करते ही सारी थकान उतर गई। अरे बाप रे, इतनी प्रकार का भोजन। अभी तो गांव वाले बाहर हंसी मजाक कर रहे हैं कि खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अरे तो बुला लेते ना। वैसे तुमने इतनी मेहनत क्यों की? सादी दाल रोटी भी तुम्हारे साथ मुझे पकवान ही लगता है। मुझे पता है कि आप सामने से तो कुछ बोलने से रहे, पर मैं तो तुम्हारी पसंद और इच्छा समझती हूँ ना। आज सब तुम्हारी पसंद का बनाया है, ताकि आपकी मेहनत का कुछ तो हर्जाना भर सके। वाह, तेरे हाथों में जादू है। बाहर तो सब फीका लगता है, घर आकर ही स्वाद आता है। आज पता है, सुबह से माँ की बहुत याद आ रही है। अरे तो मिलकर आना था ना। आज पानी भरकर जब लौट रही थी तो गौरी मिली रास्ते में। सेठ ने हमारे घर के पीछे वाला बगीचा खरीदा है, तो तुम्हें सुना रही होगी। मेरी गरीबी की वजह से तुम्हें बहुत सहना पड़ता है ना। अपनी ही बहन के मुंह से ताने सुनना, अपना मन मारना, इच्छाई दबाना। ऐसा कुछ नहीं है, वो अपनी दुनिया में खुश है और हम अपनी। उसके पास चमक धमक है तो मेरे पास ये सुकून। आप कभी ये मत सोचना कि हम किसी से कम हैं। जो खुशी मुझे आपके साथ इस मिट्टी में मिलती है, वो किसी सेठ के महल की संगमरमर की फर्श पर नहीं है। और मुझे ना तो रेशम की साड़ियों की लालसा है और ना ही बड़े बंगलों की। बस ये हाथ आपका साथ ना छोड़े, यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है।
गौरी, आज गांव के सरपंच आए थे। उन्होंने कहा कि अस्पताल के लिए कुछ चंदा चाहिए। मैंने सोच रखा है कि अपनी तरफ से कुछ मदद कर दूं। आखिर गांव के लोग हैं, हमारे काम आते हैं। चंदा? आप भी ना सेठ जी, कितने भोले हैं। ये गरीब लोग हमेशा हाथ फैलाए खड़े रहते हैं। अगर हम सबको देते फिरेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? और वैसे भी अपनी साख के लिए हम पहले ही बहुत खर्च कर चुके हैं। गौरी, ये चंदा साख के लिए नहीं, इंसानियत के लिए है। थोड़ी बहुत दया और सहानुभूति भी कोई चीज होती है। दया और सहानुभूति? देखिए, मैं आपसे प्यार करती हूँ, आपको मानती हूँ, लेकिन अपनी दौलत को इस तरह लुटाना मुझे पसंद नहीं। अगर किसी को मदद चाहिए तो वो मेरी आंखों के सामने ना आए। सेठ जी, मदद कीजिए सेठ जी। अरे, ये कौन आवाज दे रहा? रुको, मैं अभी जाकर देखता हूँ। नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे। अगर आप बाहर गए तो नौकरों पर रौब कैसे जमेगा? उन्हें पता है कि इस घर में हुक्म मेरा चलता है। उसे अभी यहाँ से भगा दो। गौरी, तुम बहुत बदल गई हो। इंसान के पास पैसा तो बहुत है, पर तुम्हारा दिल जैसे पत्थर का हो गया है। मुझे डर है कि तुम्हारा ये घमंड ही एक दिन हमारी सबसे बड़ी मुसीबत बनेगा। मुसीबत? मुसीबत तो उन लोगों पर आती है जिनके पास पैसा नहीं होता। मेरे पास दौलत है, रुतबा है और आप जैसे पति हैं। मैं अपने घमंड को कभी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि यही मेरी पहचान है। अजी, सुनते हो? काम पर चले गए क्या? अच्छा है यही हूँ। ये देखो, ये साड़ी कैसी लग रही? मैं अच्छी तो दिख रही ना? अरे हाँ हाँ भाग्यवान, तुम तो हमेशा ही अच्छी लगती हो। वैसे आज इतना सज धज के कहाँ निकालने का इरादा है? अरे वो, मैं और गौरी दोनों आज पहली बार एक साथ मायके जा रही हैं। किरण, गौरी तो आज दिखावा करने का कोई मौका नहीं छोड़ेगी। वो तो तुम्हें यूं भी इतना नीचा दिखाती रहती है। क्या तुम सच में उसके साथ ही जाओगी? अरे तो क्या हुआ, उसका स्वभाव ही वैसा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, सोच रही कि जाते वक्त कुछ मिठाइयाँ ले लूं? अरे बिल्कुल, और कुछ उपहार भी ले लेना। माँ, पिताजी, सबके लिए। यूं ही मायके जाना अच्छा नहीं लगता ना, वो भी अपने शादी के बाद पहली बार। अरे इतना खर्चा क्यों करना? और माँ पिताजी को उपहार से ज्यादा मेरे आने की खुशी होगी। और वैसे भी मैंने एक साड़ी बनाई है अपने हाथों से। शादी से पहले माँ को मेरी ये कला देखकर हमेशा खुश हुआ करती। आपको पता है, माँ किसी भी खास न्योते में मेरे हाथ की बनी साड़ी ही पहनकर जाती थी। भाग्यवान, तुमने मुझे शादी के लिए पसंद ही क्यों किया? मैं आज तक ये बात समझ नहीं पाया। शादी के बाद आज तक मैंने तुम्हारी एक इच्छा भी पूरी नहीं की। अरे, तुम हर रोज सुबह उठकर ये फालतू की बातें मत करा करो। मैं तुमसे पहले ही 100 बार कह चुकी हूँ कि मुझे ये पैसा, दौलत, ये कुछ भी नहीं चाहिए। सब कुछ पैसा ही नहीं होता। मैं केवल इतना चाहती हूँ कि मुझे एक साफ दिल का और जो मुझसे बहुत प्यार करे, वैसा ही पति चाहिए। और मुझे ठीक तुम वैसे ही मिल गए। मगर भाग्यवान, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तुम ये खोटे गहने पहनती हो। और भाग्यवान, वहीं दूसरी तरफ तुम्हारी बहन का पति उसे हर महीने नए नए सोने के आभूषण भेंट करता है। अरे, मेरी बहन का पति उसे सोने के आभूषण भेंट करे या ना करे, इसमें हमें क्या लेना देना? हम तो इतने में ही खुश हैं। भाग्यवान, तुम कितनी अच्छी हो। तुम्हारा मन कितना साफ है। अब ये बात सब छोड़िए। घर में आज खाना पकाने के लिए बिल्कुल भी लकड़ियां नहीं है, तो तुम जल्दी से मुझे कुछ सूखी लकड़ियां ला कर दो, जिससे मैं खाना बना सकूं। फिर मुझे निकलना भी तो है। सूरज की तेज धूप आंगन में पड़ रही है। माँ ने पूरे आंगन को सजाया है। इस आंगन में जहाँ कभी 2 बहनों का बचपन बीता था,
आज शादी के बाद अपनी बदली हैसियत के साथ पहली बार अपने मायके आ रही हैं। माँ दौड़ कर आती हैं, लेकिन वो किरण को अनदेखा करते हुए सीधे गौरी को गले लगा लेती हैं। किरण चुपचाप अपनी पोटली थामे खड़ी रहती है। शादी से पहले जो माँ हमेशा किरण को पहले गले लगाती थी, आज उसकी नजरें सिर्फ गौरी के सोने चांदी पर टिकी हैं। माँ, तुम कैसी हो माँ? अरे गौरी, मेरी बच्ची, आ गई तू। देख तो सही कितनी कमजोर हो गई है ससुराल में। चल चल अंदर चल, बाहर बहुत धूप है। वारे किस्मत, गौरी, ये गले का हार तो नया लग रहा है। सेठ जी ने इस बार दिलवाया क्या? हाँ माँ, उन्होंने कहा कि सेठानी का गला खाली अच्छा नहीं लगता, पूरे 10 तोले का है। वहां तो मैं रानियों की तरह राज करती हूँ। माँ, ये मैं आपके लिए लाई थी, उन्होंने बड़े प्यार से आपके लिए भिजवाया है। और ये साड़ी मैंने अपने हाथों से बनाई है। याद है तुम्हें कितना पसंद था ये? चल ठीक है, रख दे वहां। आजकल ऐसी साड़ियां कौन ही पहनता है। भाई मेरी बेटी अब सेठानी है, हर महीने कुछ ना कुछ चीजें भेजती रहती है। दीदी, जब पैसे नहीं थे तो इतना खर्च करने की क्या जरूरत थी? मायके में ऐसी सस्ती चीजें लाकर हमारी भी नाक कटवाती हो। माँ, ये सूजी का हलवा, बचपन में जब मैं बीमार होती थी तो आप मेरे लिए यही बनाती थी ना। मुझे आज भी इसका स्वाद याद है। किरण, तू अब बड़ी हो गई है और गरीब घर में रहती है, तुझे तो सूखी रूखी खाने की आदत हो गई होगी। गौरी बड़े घर से आई है, उसके हलक से ये रूखी रोटी नीचे नहीं उतरेगी, वो यही खाएगी। हाँ दीदी, माँ सही तो कह रही है, रूप और दौलत सबके नसीब में नहीं होती। माँ, मैं निकल रही हूँ, मुझे घर पहुँचने में रात हो जाएगी। क्या? अभी तो शाम हुई है, रात को रुक जाती, लोग क्या कहेंगे कि बेटी आई और शाम को ही लौट गई। कल गौरी की गाड़ी में ही उसके साथ चली जाना। लोग क्या कहेंगे माँ? लोग तो वही कहेंगे जो उन्हें दिखेगा। वैसे भी गौरी के घर में इतने नौकर चाकर हैं, पर मेरा घर तो अकेला ही है ना, तो मुझे चलना चाहिए। मैं सच बोल रही हूँ माँ, मैं यहाँ किसी दौलत के लालच में नहीं, तुम्हारे इस आंचल के प्यार के लिए आई थी। मुझे लगता था कि बेटी चाहे जैसी हो, माँ के लिए वो बेटी ही रहती है। पर आज मुझे समझ आ गया कि यहाँ रिश्ते दिल से नहीं, इंसान की औकात देखकर निभाए जाते हैं। दौलत इंसान का रहन सहन बदल सकती है, पर जब वही दौलत माँ बाप के प्यार का तराजू बन जाए तो समझ लेना चाहिए कि रिश्तों का जनाजा उठ चुका है। किरण मायके से खाली हाथ जरूर लौटी थी, पर अपना खोया हुआ आत्मसम्मान वापस लेकर लौटी थी। सांझ अब अंधेरे में घुल रही थी। कच्चे रास्ते पर किरण के कदम तेज भी थे और भारी मन भी। मायके से लौटते हुए उसके कानों में कोई साफ शब्द नहीं, बस वही एहसास गूंज रहा था कि अपनापन भी कभी कभी कपड़ों, हालातों और चुप्पियों से तौला जाता है। मैंने सोचा था माँ का आंगन देखते ही मन हल्का हो जाएगा, पर जैसे किसी ने छाती पर और पत्थर रख दिया। गौरी की आंखों में सवाल थे, पर जवाब मेरे पास भी कहाँ थे। नहीं, बात सिर्फ कपड़ों की नहीं थी, बात उस ठहराव की थी, उस तौलती हुई हवा की थी। और मैं क्यों जा रही? क्योंकि शायद अगर एक कदम और अंदर रखती तो शायद टूट जाती। उसे अपना छोटा सा घर याद आया, मिट्टी की दीवारें,
चूल्हे की गंध और लखन का इंतजार करता चेहरा। गरीबी वहां भी थी, कठिनाई भी थी, पर वहां उसे किसी की नजर में अपने होने का हिसाब नहीं देना पड़ता था। इसी सोच ने उसके कदमों को और तेज कर दिया। लखन समझ जाएगा, बिना पूछे ही समझ जाएगा। पर क्या मैं कह पाऊंगी? जो महसूस हुआ उसे शब्द देना आसान नहीं है। नहीं, छुपाऊंगी तो और जलूंगी। आज सब कहना होगा। अगर मेरा घर छोटा है तो क्या हुआ, कम से कम उसमें मेरा अपमान दरवाजे पर खड़ा नहीं रहता। बस पहुंच जाऊं, फिर शायद सांस ठीक से आ सके। मायके में कुछ हुआ है ना? ऐसा कुछ नहीं, बस मन भर आया था। मन यूं ही नहीं भरता। किसी ने कुछ कहा? कहा कम, महसूस ज्यादा कराया। किसने? माँ ने? किसी और ने? नाम लेने से क्या बदलेगा? जो टूटा है वो नाम से नहीं जुड़ेगा। फिर भी मुझे जानना होगा। तुम्हारा दर्द मेरा भी है। यही तो डर है, मैं अपना बोझ तुम्हारे कंधे पर रख दूंगी। बोझ बांटने से हल्का होता है, बढ़ता नहीं। अरे किरण, रो मत, पहले धीरे धीरे बताओ। मैं रोना नहीं चाहती थी, रास्ते भर खुद को समझाती रही। फिर भी जो अंदर है उसे बाहर आने दो। मैं मायके पहुंची तो लगा जैसे दरवाजा वही है, लोग वही हैं, पर मेरे लिए जगह वैसी नहीं रही। अपनापन था, पर उसके पीछे तराजू भी था। मेरी साड़ी, मेरा हाल, मेरा लौटना, सब तौला जा रहा था। किस बात से तुम्हें ऐसा लगा? साफ साफ कहो। गौरी साथ थी, उसने कुछ गलत नहीं किया, पर उसकी चमक के सामने मैं जैसे और छोटी दिखने लगी। रास्ते भर मुझे लगा मैं बहन कम, तुलना ज्यादा बन गई हूं। देहरी पर कदम रुक गए। अंदर जाने से पहले ही दिल ने पूछ लिया, क्या मैं यहाँ वैसे ही देखी जाऊंगी जैसे पहले देखी जाती थी? अकेले इतना सब सहकर चली आई, और वो भी सिर्फ इसीलिए कि मैं तुम्हें महंगी साड़ी और कीमती जेवर नहीं दिलवा पाया। पर हमारी गरीबी में तुम्हारी क्या गलती किरण? मुझे लगा जैसे मेरी पूरी जिंदगी एक ही पल में मेरे कपड़ों से पड़ ली गई। मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहती थी, तुम पहले ही इतना संघर्ष करते हो। तुम्हारा दुख मुझसे छुपा रहेगा तो संघर्ष और बड़ा लगेगा, पर अब और नहीं। अब मैं बहुत मेहनत करूंगा। अब सिर्फ झूठे दिलासों से कुछ नहीं होगा। ऐसे भी तुम कितना मेहनत करते हो। कभी कभी तो आपको देखकर मुझे दुख होता है कि घर चलाने के लिए ना आपको ना खाने का होश है ना सोने का। किरण ने पहली बार उस रात गहरी सांस ली। दर्द गया नहीं था, पर उसे सहने के लिए एक कंधा मिल गया था। लाखन की आंखों में थकान थी, मगर उसी थकान के भीतर एक नई जिद भी जाग चुकी थी। जैसे अपमान ने उसके भीतर सोई आग को नाम दे दिया। भाग्यवान, अरे भाग्यवान, कहाँ हो भाई? बाप रे, अभी तक तैयार नहीं हुई। अरे जी, कैसे इतनी जल्दी तैयार हो जाऊं? देखिए ना, कौन सा गहना पहनूं, कौन सी साड़ी, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे कुछ भी पहन लो,
तुम तो सब में ही मेरे मन की रानी लगती हो। समय सिर्फ बीता नहीं था, बदल चुका। लाखन की मेहनत और किरण के साथ में उन्हें दुनिया भर की खुशियां दे दी। लाखन आज एक बड़े कारखाने का मालिक था और किरण का भी साड़ी का एक बड़ा व्यापार था। दोनों की साथ में की गई मेहनत आज दोनों के चेहरे की चमक बन चुकी थी। गांव वाले भी उनकी तरक्की देखकर बहुत खुश थे। कोई उनका अपना था जो आज इतना आगे जा चुका था। भाग्यवान, अब जल्दी तैयार हो जाओ, आज हमारे नए कारखाने का उद्घाटन है। सब पूछ रहे हैं और हम यहाँ। देर हो गई तो अच्छा नहीं लगेगा ना। हाँ हाँ, ये लो, हो गई तैयार।